हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, और इसमें करेंगे बच्चों हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, और इसमें करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। What is the force between two small charge spheres having charges of 2 into 10 raised to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air? तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो चार्ज स्फेयर है, एक चार्ज स्फेयर ये रहा और एक ये रहा। पहले वाले के पास जो चार्ज है वो है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड सेकेंड वाले के पास जो चार्ज है वो है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बच्चों ये जो दोनों स्फेयर हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम है ये कहां रखा गया है? एयर में। और हमसे पूछा गया है इन दोनों के बीच में बच्चों फोर्स बताओ। तो यहां पे क्या करेंगे, हम सीधे सीधे कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे और लिखेंगे F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बच्चों 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, Q1 कितना है बच्चों? 2 इंटू 10⁻⁻7। Q2 कितना है बच्चों? 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस वो कितनी बच्चों? 30 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 30 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को किसमें चेंज करा? मीटर में। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे सॉल्व करो। देखो 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। ठीक है, फिर इनटू बच्चों ये क्या है? 9, ये है -7, ये है -7, तो क्या लिखेंगे? 10 की पावर 9 -7 अपॉन बच्चों 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। इतना समझ में आया? इनटू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 10 की पावर -4। इतना समझ में आया? एक काम करना बच्चों, इसे 9 से कट करो, ये कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स। इसे 9 से कट करो, ये कितने टाइम जाएगा? 100 टाइम्स। तो बच्चों हम इसे लिखेंगे 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर बच्चों -7 कितना होगा? -14 और फिर +9, तो कितना आएगा बच्चों? -5 अपॉन इसे क्या लिखा जाएगा बच्चों? 10 की पावर -4 है, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर -2। इसका मतलब बच्चों यहां पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा? F इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यहां पर बच्चों पार्ट ए कंप्लीट। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। और बच्चों इस फोर्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा? रिपल्सिव। देखो जो दोनों चार्जेस हैं उनका नेचर क्या है? सेम। ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो फोर्स है ये क्या होगा बच्चों? रिपल्सिव। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इज इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों दो हमारे पास स्मॉल चार्ज स्फीयर है। ठीक है, एक कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा कितना है बच्चों? -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये जो दोनों चार्जेस हैं इन्हें कहां रखा गया है? एयर में। और अच्छे से पढ़ना, फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस, यानी कि बच्चों ये वाला जो स्फीयर है इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है
वो कितना हो रहा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कहां को करेगा बच्चों, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखना बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। इसका मतलब बच्चों इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। मान लो बच्चों इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर। और अब यहां पे सीधे फॉर्मूला लगाओ किसका, कूलम्ब्स लॉ का, और लिखना फ्रॉम F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बच्चों फोर्स की वैल्यू कितनी लिखोगे 0.2, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 कितना होगा बच्चों 0.4 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 कितना है बच्चों -0.8 माइक्रोकूलम, लेकिन यहां पे मैं क्या रखूंगा 0.8 इंटू 10⁻6। मैंने यहां पर को नेगेटिव साइन नहीं लिया, ठीक है, यहां पे मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लिया है, ध्यान रखना, अपॉन आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना है। अब बच्चों आर स्क्वायर को यहां ले जाओ और इस 0.2 को नीचे ले जाओ और लिखो 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 0.2। इतना समझ में आया बच्चों। देखना 0.2 0.8 को कितने टाइम्स कट करेगा, 4 टाइम्स। इतना समझ में आया। तो आर स्क्वायर का तो ऐसे लिखो और इसे लिखो 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ देखो ये पॉइंट को वहां लेकर गया, इस वजह से यहां पे एक माइनस लिख लिया, समझ में आया। ये पॉइंट यहां से यहां गया, इस वजह से यहां पे 10 की पावर में एक -1 और ऐड करा। अब देखना बच्चों ये जो आर स्क्वायर है ये किसके बराबर आएगा 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻, बच्चों -6 कितना होगा -12, फिर -1 -13, फिर बच्चों +9, तो कितना आ जाएगा -4। इसका मतलब बच्चों जो आर है वो किसके बराबर होगा 3 इंटू 2 इंटू 10⁻²। इतना समझ में आया। अच्छा 3 इंटू 4 होगा, सॉरी, इतना समझ में आया। 9 का √3, 2 4 में से एक 4 ले लिया और 10⁻⁴, इसे क्या लिख दिया 10⁻²। ये स्क्वायर को हटा के यहाँ पे अंडर रूट लिया होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 12 इंटू 10⁻² मीटर, या फिर हम क्या कहेंगे आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नोट करते हो जल्दी से नोट कर लो। अब देखना बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। बच्चों ये जो सेकंड स्फीयर है ये फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बताओ बोला गया है, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं लिखता हूं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज -0.2 न्यूटन। बच्चों मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, मेरा कहने का मतलब डायरेक्शन यहां को हो जाएगी, इस वजह से आगे साइन क्या ले लिया नेगेटिव। इतना समझ में आया बच्चों। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, चेक दैट द रेशियो Ke² G_MeMp। देखना बच्चों ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चेक दैट द रेशियो Ke² G_MeMp इज डायमेंशनलेस। बच्चों हमसे पूछा गया है बताओ क्या ये डायमेंशनलेस होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखो बच्चों ये रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। तो मैं लिखता हूं आंसर
सबसे पहले लिखता हूं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किसके बराबर होगा 1/4π0 E इंटू ई अपॉन आर का स्क्वायर। समझ में आया? अब इसके बाद लिखता हूं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसके बराबर आ जाएगा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर का स्क्वायर। देखना बच्चों, मैं यहां पे एक ऊपर एक लाइन लिखता हूं पहले, कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force between इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करा बच्चों, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो किसके बराबर होगा 1/4π0 E अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा जी एम ई एम पी ओवर आर स्क्वायर। अब बच्चों दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो जो एफ ई ओवर एफ जी होगा ये किसके बराबर होगा बच्चों 1/4π0 E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/4π0 की वैल्यू क्या पुट कर देना बच्चों के ई इंटू ई की जगह पे क्या रखोगे ई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखोगे बच्चों जी एम ई एम पी। ठीक है, अब देखना बच्चों ये जो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है रेशियो है। ठीक है, तो दोनों क्या है फोर्स फोर्स, इस वजह से ये जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी डायमेंशनलेस। तो मैं लिखूंगा हेंस इट इज डायमेंशनलेस। समझ में आया? ये क्या होगा डायमेंशनलेस। इतना समझ में आया? ये जो रेशियो है किस किस का है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स और फोर्स क्या होंगे आपस में कैंसिल करेंगे, फोर्स और फोर्स का रेशियो आपस में क्या कर जाएगा कैंसिल, इस वजह से ये क्या कहलाएगा डायमेंशनलेस। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों आगे क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की वैल्यू निकालो। फिर पूछा गया है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो एक काम करते हैं बच्चों इस रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, कैसे एफ ई ओवर एफ जी इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। बच्चों के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। बच्चों ई की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका करेंगे हम स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 6.67 इंटू 10⁻11। फिर एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पुट करेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या पुट किया जाएगा बच्चों 1.66 इंटू 10⁻27। अब बच्चों इसको पूरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना बच्चों सबसे पहले 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 को लिखते हैं अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66 इंटू बच्चों न्यूमरेटर में क्या लिखोगे 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -38 अपॉन में क्या लिखोगे बच्चों 10 की पावर -11 -31 -27। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके तो बच्चों कैलकुलेशन तो इसकी लेंदी है। ठीक है, तुम इसका जो रेशियो है वो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे मेरे को जितना ध्यान है ये 2.3 के आसपास आएगा।
ठीक है, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ये आना बच्चों 2.30, यानी कि अप्रोक्स ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 23, ठीक है, 23 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या 6.67 इंटू 9.1, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66, यह बच्चों 100 पॉइंट, मोटा मोटा बच्चों ये आएगा तुम्हारा 23, या फिर हम लिख सकते हैं 0.23 इंटू, अब बच्चों इसे सॉल्व करो, ये क्या है 10 की पावर 9, ये क्या है 10 की पावर -38, तो कितना आएगा बच्चों 10 की पावर -29, इतना समझ में आया। अब बच्चों ये कितना है 11 31 27, 11 31 27 ऐड करो, 7 और 1 8 और 1 9, 3 2 5 और 1 6, तो कितना है बच्चों 69। तो बच्चों यहां पर को लिखेंगे हम +69, ठीक है, ये -69 होगा, ऊपर जाके +69 आ जाएगा। तो बच्चों मोटा मोटा लिखा जाएगा 0.23 इंटू 10 की पावर 40, यानी कि 2.3 इंटू 10 की पावर 39। बच्चों ये जो रेशियो है इसका मतलब क्या है 2.3 अपॉन 2.3 इंटू, ठीक है, इस रेशियो का मतलब क्या है 2.3 इंटू 10 की पावर 39, इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों 10 की पावर 39 कितना बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, एक मिनट क्वेश्चन देखना पहले, क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, इस रेशियो का मतलब क्या है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 2.3 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। इस रेशियो का मतलब क्या है, इट मीन एफ ई इज वेरी 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 ग्रेटर देन एफ जी, बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा होता है किससे कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन में, इतना समझ में आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों क्वेश्चन में फोर्थ क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। मेरा कहने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, समझे। इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3, या तो 4, सिंपल से पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ना तो नेगेटिव में होंगे ना तो पॉइंट में होंगे, इतना समझ में आया। मैं लिखता हूं दैट इज Q इक्वल्स टू NE, याद आया, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा तुमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। अब इसके बाद देखना बच्चों पार्ट बी में क्या पूछा गया है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। बच्चों ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, इसको इग्नोर कर दो, कह रहा किस केस में, अगर तुम मैक्रोस्कोपिक चार्ज के साथ डील करोगे या फिर लार्ज स्केल चार्जेस के साथ डील करोगे तो। ऐसा क्यों, एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। मैं लिखता हूं फ्रॉम Q इक्वल्स टू NE, Q की वैल्यू क्या पुट करते हैं बच्चों 1 माइक्रोकूलम, N की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतना समझ में आया। तो बच्चों N की वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर -6, देखो 1 माइक्रोकूलम को क्या लिखा 10 की पावर -6 अपॉन, इसे नीचे फेंक दोगे तो क्या आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतना समझ में आया। तो ये आएगा बच्चों 0.625, 0.625 इंटू 10 इज द पावर बच्चों, यानी कि 10 की पावर 13, इतना समझ में आया। तो देखना बच्चों n की वैल्यू कितनी आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 12,
इसका मतलब अगर हम एक माइक्रोकुलम चार्ज की बात करें, एक माइक्रोकुलम चार्ज की बात करें, वहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 की पावर 12, जो कि बहुत क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं बड़े चार्जेस लूंगा, अगर मैं बड़े चार्जेस लूंगा, उसमें भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। एक माइक्रोकुलम के पास ही 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत? मैं लिखता हूं, सिंस 1 microcoulomb have approx 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देयरफॉर जो हमारे मैक्रोस्कोपिक चार्ज होंगे will definitely have charges in terms of E. So quantization can be neglected. So quantization can be neglected. हम वहां पे क्वांटाइजेशन को बच्चों नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना समझ में आया? 1 माइक्रोकुलम के पास है 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं ज्यादा बड़े चार्जेस दूंगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, ठीक है। इस वजह से क्वांटाइजेशन चार्ज को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सिल्क क्लॉथ को मैं रब करूं किसके साथ, ग्लास रॉड के साथ, सिल्क क्लॉथ को मैं रब करूं किसके साथ, ग्लास रॉड के साथ, एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक के पास क्या आएगा, नेगेटिव। और ऐसा लगभग लगभग सभी के साथ होता है। तो ये जो फिनोमिनन है कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है, ये बताओ बोला गया है। समझ में आया? तो सीधे सीधे बच्चों लिखेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज गेन्ड बाय वन बॉडी इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सेकंड बॉडी। समझे बच्चों? अगर पहली बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही है, ठीक है, अगर पहली बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही है, उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी एक्वायर करेगी। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर जो नेट चार्ज होगा, देयरफॉर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा बच्चों, 0। इतना समझ में आया? और पहले भी दोनों बॉडी के पास नेट चार्ज कितना था, 0। पहले भी दोनों बॉडी के पास नेट चार्ज कितना था, 0। और रब करने के बाद भी नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि एक ने जितना पॉजिटिव गेन करा उतना ही दूसरे ने नेगेटिव गेन करा। समझ में आया? तो हम लिखते हैं हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फॉलोड, या फिर कंसिस्टेंट, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज कंसिस्टेंट। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, नोट कर लो। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 4 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, ठीक है, QA इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, QD इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। ये सब बच्चों माइक्रो है, ठीक है, ये भी माइक्रो है, ये भी माइक्रो है और ये भी माइक्रो है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो देखना बच्चों हमें एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, A B
सी टी। इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे कुछ चार्जेस रखे गए हैं। ए पे रखा है 2 माइक्रोकुलाम, बी पे रखा है -5 माइक्रोकुलाम, सी पे रखा है 2 माइक्रोकुलाम और डी पे रखा है -5 माइक्रोकुलाम। और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया? फिर हमसे कहा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बच्चों ये सेंटर पे एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकुलाम, ये कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये बताओ बोला गया है। इतना समझ में आया? बच्चों आंसर तो सीधे सीधे कितना है? 0। क्यों? क्योंकि सिमेट्री फॉलो हो रही है। लेकिन इसको समझ लेते हैं, लिखेंगे कैसे। बच्चों ये बनाया मैंने चार्ज 1 माइक्रोकुलाम, ये 1 माइक्रोकुलाम इस ए के वजह से, ये 1 माइक्रोकुलाम इस ए के वजह से कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्सिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। तो यानी कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा यहाँ को, और इसको लिखता हूं मैं एफ ओ ए। देखना इस पॉइंट को लिख लेता हूं ओ सेंटर। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए वो कहां को आएगा बच्चों? इधर को। अब बच्चों ये 1 माइक्रोकुलाम इस 2 माइक्रोकुलाम की वजह से कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्सिव, लेकिन इस बार कहां को करेगा? नीचे को, यानी कि एफ ओ सी वेक्टर। इतना समझ में आया? एफ ओ ए का मतलब क्या है बच्चों? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 माइक्रोकुलाम, जो कि कहां पे रखा गया है? ए पे। ऐसी एफ ओ सी का मतलब क्या है बच्चों? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 माइक्रोकुलाम, जो कि कहां पे रखा गया है? सी पे। अब बच्चों ये जो एफ ओ ए है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एफ ओ सी के बराबर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा? 1/4πε0 1 माइक्रोकुलाम इंटू 2 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम इंटू 2 माइक्रोकुलाम अपॉन डिस्टेंस आर का स्क्वायर। अब ये जो आर है वो या तो ओसी होगी या तो ओ ए होगी, तुम दो कहना चाहो, ठीक है। तुम ओसी लेना चाहो ओसी लेना, ओ ए लेना चाहो ओ ए लेना, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। इतना समझ में आया? क्योंकि एसी क्या है? डायगोनल। ओसी क्या होगा? डायगोनल का हाफ। और ओ ए भी क्या होगा? डायगोनल का हाफ। समझ गए होगे? ठीक है। तो इसका मतलब हेंस जो एफ ओ ए वेक्टर है उसका सम एफ ओ सी वेक्टर के साथ कितना आएगा? 0, क्योंकि इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्सेस है। जितना ये फोर्स ऊपर को लग रहा है उतना ही फोर्स ये नीचे को लग रहा है, इस वजह से ये 1 माइक्रोकुलाम इन दोनों का सम क्या देगा? 0। समझ में आया? 1 माइक्रोकुलाम पे जो फोर्स एक्सपीरियंस इसको इसकी वजह से होगा उसका सम कितना होगा? 0। अब मैं लिखता हूं सिमिलरली, ऐसे ही। समझना बच्चों, ये जो 1 माइक्रोकुलाम है इस -5 की वजह से कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अट्रैक्टिव, यानी कि कहां को करेगा? नीचे को। ठीक है, इसे लिखता हूं मैं एफ ओ बी वेक्टर। फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलाम ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। समझ में आया? अब ऐसे ये जो 1 माइक्रोकुलाम है इसके वजह से ये जो डी पे -5 माइक्रोकुलाम रखा गया है, कहां को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ऊपर को। और इसे क्या लिखूंगा मैं? एफ ओ डी वेक्टर। इतना समझ में आया? और ये दोनों फोर्स फिर से क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। तो यानी कि एफ ओ डी वेक्टर प्लस एफ ओ बी वेक्टर, इसका सम भी किसके बराबर आ जाएगा? 0। इतना समझ में आया? और जो एफ ओ डी और एफ ओ बी है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एफ ओ डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर होगा? 1/4πε0 1 माइक्रोकुलाम इंटू 5 माइक्रोकुलाम अपॉन डिस्टेंस आर का स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस आर होगी या तो ओबी लेना या तो ओडी लेना, जैसे पहले बात कर रहा था मैं। समझ में आया? तो बच्चों जो नेट फोर्स होगा, हेंस नेट फोर्स वो क्या होगा बच्चों? एफ ओ ए वेक्टर प्लस एफ ओ बी वेक्टर प्लस एफ ओ सी वेक्टर प्लस एफ ओ डी वेक्टर। समझ में आया? इसको 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 सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया, और इन सबका सम किसके बराबर होगा? 0। तो बच्चों यहां पर कोई क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हर किसी के समझ में आ गया होगा। सोचो ना, यहाँ पे एक चार्ज है या फिर एक बॉडी है
जितना फोर्स यहाँ को लग रहा है उतना ही फोर्स इधर को भी लग रहा है, जितना फोर्स इधर को लग रहा है उतना ही फोर्स इधर को भी लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया शाबाश। अब इसके बाद देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होती है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। व्हाई नॉट? बच्चों फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस क्यों है, हमसे ये पूछा गया। सिंपल, तो लिखता हूं आंसर। बच्चों सबसे पहले फील्ड लाइंस की डेफिनेशन सोचो क्या होती है। फील्ड लाइंस क्या है? अगर मैं 1 माइक्रोकूलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो 1 माइक्रोकूलम फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से जो पाथ फॉलो करेगा वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझना, मैं लिखता हूं फील्ड लाइंस इज path followed by field line is path followed by 1 microcoulomb charge। ठीक है, फील्ड लाइन इज पाथ फॉलोड बाय 1 माइक्रोकूलम चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ में आया? अगर 1 माइक्रोकूलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो जो पाथ फॉलो करेगा वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? तो इसका मतलब बच्चों, सिंस जो चार्ज है कवर कंटिन्यूअस पाथ, चार्ज कौन सा पाथ कवर कर रहा है? कंटिन्यूअस। एंड डू नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप नहीं मारेगा। हेंस फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। Hence field lines are continuous. Hence field lines are continuous. इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो समझो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन है, ठीक है। अब यहां पर को मैंने एक +1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया। कितने का रखा? +1 माइक्रोकूलम। इतना समझ में आया? ये लिखा मैंने +1 माइक्रोकूलम, या फिर 1 कूलम भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि 1 माइक्रोकूलम ही लिखो, ठीक है। 1 कूलम ही लिख लेना, ठीक है। क्या लिखा? 1 कूलम। अब ये 1 कूलम जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये सीधे सीधे आगे को जाएगा। ये ऐसे जंप मारते हुए आगे को नहीं जाएगा, ये सीधे सीधे ऐसे आगे को जाएगा एक कंटिन्यूअस पाथ को फॉलो करते हुए। इस वजह से फील्ड लाइंस क्या है? कंटिन्यूअस है, उनके पास सडन ब्रेक नहीं है। इतना समझ में आया? वो जंप मारते हुए ऐसे आगे को नहीं जा रहा है, वो बिल्कुल ऐसे सीधे जा रहा है। इतना समझ में आया? अब इसके बाद Why two field lines never cross each other at any point? ये तो बच्चों बहुत 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 आसान है, ये तो हर किसी को पता होगा। क्लास 10th भी किसी को हल्की से याद है तब भी याद होगा बच्चों। बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट दे विल बी टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे पार्ट बी। बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट there will be two direction which is not possible। वो पॉसिबल ही नहीं है। टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। इतना समझ में आया? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट दे विल बी टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नोट करना चाहते हो नोट कर लो।